सो आज के इस डिस्कशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, तो जैसे ही हम ये शब्द पढ़ रहे हैं कार्डियोमायोपैथीज, हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि दिस समथिंग अकरिंग इन द मायोकार्डियम, मायोपैथीज, राइट? सो it is a heterogeneous group of diseases of the myocardium. So you need to keep this in mind कि we know that our heart is having three layers. We are having endocardium, myocardium and epicardium, and this disease is principally involving the muscular layer of the heart, that is myocardium. So what is it? It is a heterogeneous group of diseases of myocardium which causes structural or slash and electrical impairment in the cardiac function. ये वो ग्रुप ऑफ डिसीजेज हैं जो कि मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी हार्ट की या तो स्ट्रक्चरल कोई इशू हो रही है या तो फंक्शनल या इलेक्ट्रिकल कोई इशू हो रही है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन एंड वैल्वुलर हार्ट डिसीज। कहने का मतलब ये हुआ कि मायोकार्डियम में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मेरे हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, पर पेशेंट को ना कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कारण वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हो रही है, ना कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के कारण वो चीज़ होनी चाहिए, ना हाइपरटेंशन के कारण होना चाहिए, ना किसी भी तरह के वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ के कारण होना चाहिए। ठीक है, लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस और मिट्रल रिगर्गिटेशन. So this definition is very important and you need to remember this, right? Now they are saying that it is heterogeneous group of disorders. So it could be genetic also, acquired also, or it could be of infective etiology. अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. लिटरल मीनिंग क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का? बहुत जगह ये शब्द पढ़ते हो. प्राइमरी मतलब कोई भी वो इवेंट जो डायरेक्टली हो, है ना. प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट में ही कोई इशू है, इसलिए ये डिफेक्ट अराइज हो रहा है. जबकि सेकेंडरी हाइपरट्रॉफी वो हाइपरट्रॉफीज होती हैं जो सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथीज वो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जो तब होती हैं जब कोई अंडरलाइंग कॉज, है ना. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एन इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, तो पहले कोई इन्फेक्शन हुआ, दैट कुड बी वायरल इन्फेक्शन, दैट कुड बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसके बाद अगर कार्डियोमायोपैथी हो रही है तो सेकेंडरी होगी. ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं. यू कुड रीड दिस. व्हाट आई वांट यू टू नो द मेन टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथीज, दीज आर डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव. पर इनको समझने से पहले आपको एक शब्द का मतलब समझना है, दैट इज व्हाट इज डायलेटेशन, डायलेशन, एंड व्हाट इज हाइपरट्रॉफी. अब अगर दिस इज माई नॉर्मल मायोकार्डियम, लेट अस से दैट दिस इज माई मायोकार्डियम, नॉर्मल मायोकार्डियम. अगर मैं बोल रही हूँ इसकी हाइपरट्रॉफी हुई है तो ये ऐसी हो जाएगी. आप क्लियरली देख सकते हो कि हाइपरट्रॉफी होने पर इसकी थिकनेस बढ़ गई है, मायोकार्डियम की थिकनेस बढ़ गई है. और अगर मैं डायलेशन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी. डायलेशन के केस में इसकी लेंथ बढ़ जाती है, राइट. दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, राइट. डायलेशन के केस में लेंथ बढ़ती है और हाइपरट्रॉफी के केस में इसकी थिकनेस बढ़ती है. तो अब आइए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथीज. तो सबसे पहली है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो वॉल है वो थिक हो जाएगी. डायलेटेड में चेम्बर्स डायलेट हो जाएंगे, है ना. थिनिंग हो जाएगी, थिनिंग होगी तो वो वीक हो जाएगा. ठीक है. और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली क्या होता है, जस्ट रिमेंबर वन वर्ड, एनीवेयर इफ इट इज रिटन, स्टिफ नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल्स. अगर कभी वेंट्रिकल स्टिफ और नॉन कंप्लायंट हो जाएं तो उसे हम लोग रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं. दिस इज जस्ट द जिस्ट. वील टॉक अबाउट दीज कंडीशंस इन डिटेल इन द कमिंग टाइम. ठीक है. तो सबसे पहले आपको बस अभी नाम पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं. ठीक है. तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने डेफिनेशन देख लिया. अब हम बात करेंगे आज के मेन डिस्कशन की, दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस डिस्कशन एंड यू कुड डायरेक्टली गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस. So you could see this girl. Let me read a case to you. At the end of this discussion, you will be able to answer this case. So a fit 25-year-old, let us make this word woman, presents to the emergency department with an episode of syncope while running a half marathon. Okay. She had a few seconds warning with lightheadedness, was syncopal for around 15 seconds and made a rapid recovery. ठीक है. His father had died suddenly, age 54 years, with no cause determined.
On examination, the patient appeared well, pulse 50 and regular, BP 110/62 mm of Hg. Precordial examination means आप हार्ट के जस्ट ऊपर वाला एरिया को अगर एग्जामिन करो स्किन पे, है ना, तो वो प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन है. प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन रिवील्ड अ फोर्सफुल एपाइकल इम्पल्स विद एन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर लाउडेस्ट इन द एओर्टिक एरिया. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो अभी हमें कुछ नहीं समझ में आया, अभी मोटा मोटा हमें ये समझ में आया कि कोई एथलीट है ना, वो फेंट हो गया सिंकोपल अटैक्स के कारण, कोई फैमिली हिस्ट्री थी सडन कार्डिक डेथ की, और एक मर्मर सुनाई दे रहा है जिसे हम लोग इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर बोल रहे हैं. ठीक है, विल कम टू दिस क्वेश्चन बैक एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन. देखिए क्या बोल रहा है ये. asymmetrical septal hypertrophy. What do you understand by this word? Asymmetrical septal hypertrophy. पहली बात तो किस सेप्टम की हाइपरट्रॉफी हो रही है. सो इट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटरएट्रियल सेप्टम नहीं है. एसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं. एसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है. राइट और लेफ्ट में अगर इक्वल हो तो अलग बात है ना, ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है. हाइपरट्रॉफी हो रही है विदाउट डायलिटेशन, डायलिटेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, हाइपरट्रॉफी यानी थिकनेस बढ़ रही है, डायलिटेशन यानी लेंथ बढ़ रहा है. तो यहाँ पे डायलिटेशन नहीं हो रहा है. मोर देन इक्वल टू 15 मिलीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, यानी एलवी की जो थिकनेस है वो मोटी हो गई है और वो मोर देन 1.5 सेंटीमीटर्स और मोर देन 15 मिलीमीटर्स है इन द एब्सेंस ऑफ कार्डियक डिसीज और एनी सिस्टमिक डिसीज. क्योंकि कई सारी ऐसी कार्डियक और सिस्टमिक डिसीज भी होती है जिसमें सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है और इसी एक्सटेंट की होती है, 15 मिलीमीटर तक की और उससे भी ज़्यादा. फॉर एग्जांपल कार्डियक डिसीज़ की बात करूँ तो एओर्टिक स्टेनोसिस तुमने पढ़ा है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस में हमने देखा था कि हाइपरट्रॉफी हो रही थी. अगर सिस्टमिक डिसीज़ की बात करूँ जिसमें हाइपरट्रॉफी हो सकती है, दैट इज़ हाइपरटेंशन. राइट, हाइपरटेंशन में आफ्टरलोड बढ़ेगा जिसके कारण हाइपरट्रॉफी हो सकती है. तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी है, पर वो ना ही हाइपरटेंशन के कारण हो रही है, ना ही वो एओर्टिक स्टेनोसिस की हो रही है के कारण हो रही है. राइट, सो एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी विदाउट डायलिटेशन मोर देन इक्वल टू 15 mm इन द एब्सेंस ऑफ कार्डियक डिसीज और एनी सिस्टमिक डिसीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सच डिग्री ऑफ हाइपरट्रॉफी. ठीक है, हाँ. अब इट इज़ मोस्ट कॉमन जेनेटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आपको ये चीज़ याद रखना है, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी. अब बहुत प्रकार की कार्डियोमायोपैथी पढ़ोगे, मेन हमने 3 देखी है, पर ये मोस्ट कॉमन होती है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ. ठीक है, and that is why it is very important, right? It is most common cause of sudden cardiac death and you need to exactly know what is happening in this case and how to manage these cases. Now let us work on the pathogenesis कि भाई ये कंडीशन क्यों हो रही है. अब पैथोजेनेसिस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ गया तो आपको कभी भी क्लिनिकल फीचर्स याद नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, यू विल नॉट हैव टू लर्न द साइंस एंड सिम्टम्स, कौन सा मरमर आया, कैसी पल्स आई, जेवीपी पे क्या चेंज हुआ. सो यू नॉट नीड टू लर्न दिस. राइट, सो लेट मी स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस. सबसे पहली चीज़ मैंने बोली एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, यानी सेप्टम का हाइपरट्रॉफी हो रहा है पर वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइड मोर, है ना. सम बुक ऑल्सो राइट दिस एज मोर इन द एंटीरियर वॉल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल में, मतलब हमारा जो हार्ट है उसके एंटीरियर वॉल में ज़्यादा हो रहा है. ये ना एपेक्स की हाइपरट्रॉफी होती है ना पोस्टीरियर वॉल की हाइपरट्रॉफी होती है. ठीक है, एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, इट इज़ इनएप्रोप्रिएट हाइपरट्रॉफी. इनएप्रोप्रिएट हाइपरट्रॉफी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हाइपरट्रॉफी होने के लिए आफ्टर लोड का बढ़ना ज़रूरी है, पर यहाँ पे आफ्टर लोड नहीं बढ़ रहा है, फिर भी हाइपरट्रॉफी हो रही है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इनएप्रोप्रिएट हाइपरट्रॉफी. अब आप बहुत पहले से एक चीज़ पढ़ते आए हो, HOCM, है ना, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. तो क्या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होती. देखिए, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के 1/3 केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उन्हीं को हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलने लगते हैं. क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अभी हम ये समझेंगे. बस अभी आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि HCM इज़ नॉट सेम एज HOCM. रादर आई वुड से दैट HOCM इज़ अ टाइप ऑफ HCM. ओके, सो नाउ वी नो दैट इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है. मेल्स और फीमेल में इक्वल चांसेस होते हैं कि ये डिसीज़ हो जाए, पर प्रोग्नोसिस ज़्यादा पुअर होता है फीमेल्स में. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी मेल और फीमेल को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई. आपको पता है इसका प्रोग्नोसिस एंडिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का, हार्ट फेलियर. तो किसको ज़्यादा जल्दी हार्ट फेलियर होगा, मेल को कि फीमेल को? सो फीमेल का प्रोग्नोसिस पुअर होता है, फीमेल वुड बी प्रोग्रेसिंग
क्विकर टू द हार्ट फेलियर, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। चलिए हमने ये चीज़ भी सीख ली। अभी मैंने बोला ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है इन द जीन कोडिंग फॉर सार्कोमेरिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। 3 ग्रुप ऑफ म्यूटेशन होते हैं, बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी म्यूटेशन एंड ट्रोपोनिन म्यूटेशन। अगेन अगर आप सारी चीज़ें भूल जाओ तो एटलीस्ट बीटा मायोसिन हैवी चेन का म्यूटेशन होता है, वो चीज़ समझना है। अब आइए इस डिस्कशन को देखते हैं। मैंने बोला आपको कि बीटा मायोसिन हैवी चेन का म्यूटेशन हुआ जो कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे लोकेटेड था, जिसके कारण सार्कोमेरिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन डिफेक्टिव बने। इसके कारण क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल की मार्क हाइपोट्रॉफी हुई। पर ये हाइपोट्रॉफी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एसिमेट्रिकल हाइपोट्रॉफी और ये कॉन्सेंट्रिक हाइपोट्रॉफी है। कॉन्सेंट्रिक हाइपोट्रॉफी यानी ऐसी हाइपोट्रॉफी जो कैविटी की साइज को कम कर दे, ठीक है। 2 टाइप की हाइपोट्रॉफी होती है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। मान लीजिए ये नॉर्मल एलवी है, ठीक है, और इफ आई एम सेइंग कि कॉन्सेंट्रिक हाइपोट्रॉफी हो रही है मतलब ये ऐसी है, और अगर मैं बोल रही हूँ इसेंट्रिक हाइपोट्रॉफी हो रही है मतलब ये ऐसी है, ठीक है, इन द मोस्ट सिंपलर वर्ड्स, राइट। तो अभी मैंने बोला कि एसिमेट्रिकल कॉन्सेंट्रिक हाइपोट्रॉफी हो गई, यानी सेप्टम और इंटीरियर वॉल की ये ज़्यादा होगी। अगर हाइपोट्रॉफी हो गई, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, राइट, एंड व्हाट आई एम ड्रॉइंग विद द ऑरेंज कलर। आप देखो हाइपोट्रॉफी हो रही है, पर सेप्टम की हाइपोट्रॉफी लेफ्ट की ओर ज़्यादा हो रही है। इसके कारण तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरी एलवी की कैविटी है वो एक बनाना के शेप की हो गई, राइट। सो कैन आई से दैट माई कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम्स बनाना शेप। तो इसके कारण क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड एलवी में आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड एलवी में आने वाला जो डायस्टोल के समय फिलिंग होती है, क्योंकि अगर वो कम हो जाएगा तो क्या मैं बोल दूँ यहाँ पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, सिंपल चीज़ समझो, अगर वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे कौन सा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, द प्रेशर विच इज इंक्रीजिंग इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में डायस्टोल के एंड में जो प्रेशर था वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप और सीख लो, एक्चुअली में जो प्रेशर एलए में होता है, एलवी में होता है डायस्टोल के एंड में, वही प्रेशर एलए में भी रिफ्लेक्ट होता है डायस्टोल के एंड में, और वही प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरीज में भी रिफ्लेक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया तो पल्मोनरी कंजेशन बढ़ेगा। पल्मोनरी कंजेशन अगर बढ़ेगा तो लेटर स्टेजेस में पल्मोनरी इडीमा कॉज करेगा, और अगर पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा तो पेशेंट डिस्निया की कंप्लेन करेगा आपको, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई जो अभी हमने सीखी। तो राइट नाउ वी हैव सीन कि बनाना शेप की कैविटी होने के कारण क्या हुआ, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 चीज़ क्या हुई यहाँ पे, अब देखो कैविटी नैरो हो गई। कैविटी नैरो क्यों हो गई, डेफिनेटली अब जो ब्लड है वो केवल इतनी वॉल्यूम से निकलेगा, मतलब इतनी कैविटी से निकलेगा, है ना। पहले ज़्यादा बड़ी ट्रैक था निकलने के लिए ब्लड को, पर कैविटी जिससे ब्लड अब निकलने वाला है दैट इज़ रिड्यूस्ड। आई वुड रादर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो आउटफ्लो ट्रैक है वो नैरो हो गया, पहले तो नैरोइंग होगी फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो अभी यहाँ पे ये नैरो हो गया। अगर ये ट्रैक नैरो हो गया तो जब ब्लड इससे निकलेगा, राइट, ब्लड वुड कम टू द एलए एंड देन इट वुड गो टू द एलवी एंड देन इट वुड मूव आउट थ्रू द एओर्टा। तो जब ब्लड इससे निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई होगी। अगर इस ब्लड की वेलोसिटी बढ़ी हुई होगी तो नेगेटिव प्रेशर आसपास क्रिएट हो जाएगा, और ये नेगेटिव प्रेशर चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। आपने बर्नौलीज लॉ पढ़ा है, आपने नेज़ल पॉलिप भी पढ़ा है ना पिछले साल। नेज़ल पॉलिप्स में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर होता है और वो नेज़ल म्यूकोसा को अपनी ओर खींच लेता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ जिसके कारण ये जो ग्रीन कलर से मैंने वॉल्व दिखा रखी है वो है मिट्रल वॉल्व। कैन यू सी दिस, कैन यू अप्रिशिएट दिस, दिस इज मिट्रल वॉल्व, जिसके कारण ये मिट्रल वॉल्व को अपनी ओर खींचने लगेगा, और इस मोशन को बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज एक्चुअली नोन एज सिस्टोलिक एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द मिट्रल वॉल्व। सो इट पुल्स द मिट्रल वॉल्व लीफलेट, है ना। ये मिट्रल वॉल्व लीफलेट को अपनी ओर खींचने लगता है, और ये डायस्टोल के एंडिंग पार्ट में खींचता है ना। अब जब इसने मिट्रल वॉल को अपनी ओर खींचा तो उसके कारण हुआ क्या, नॉर्मल एक चीज़ समझते हैं। देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है, और एओर्टिक वॉल्व में 2 चीज़ें हो रही है। एक साइड से तो हाइपरट्रॉफी आपने करा दी, एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, और एक साइड से आप मिट्रल वॉल को पुल किए जा रहे हो। इसके कारण क्या हो रहा है, एओर्टिक वॉल्व के नीचे
which I have drawn with orange color, एओर्टिक वॉल्व के नीचे धीरे धीरे स्टेनोसिस होने लगेगा और इसीलिए इस स्टेनोसिस को हम लोग बोल देते हैं सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, इस सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के कारण लॉन्ग रन में ये जो आउटफ्लो ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और ये वही 1/3 केसेस हैं जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और इसी केस में हम इसको HOCM बोलने लगते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अब अगर ये चीज़ हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो डेफिनेटली कार्डिक आउटपुट कम होगा। अगर कार्डिक आउटपुट कम होगा तो सिंकोपल अटैक्स आएंगे, सिंकोपल अटैक्स आएंगे, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी जो हमारे पेशेंट में हमें देखने को मिल रही है। ओके, वेल एंड गुड। इसके अलावा अब जो ब्लड को निकलने का रास्ता मिल रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है ना, ब्लड का निकलने का जो रास्ता है वो क्या हो गया है, वो नैरो हो गया है। इसके कारण हमें एक मरमर सुनाई देता है सिस्टोल के दौरान, है ना, जब ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है वेंट्रिकल से, इस मरमर को बोल देते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और ये कहाँ पे सुनते हैं हम, लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, वी हियर दिस एट लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन दिस वाज मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन, राइट। वी हर्ड द इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, सिनकोप भी देख लिया, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी देख लिया, एक्सरसाइजिंग टॉलरेंस भी देख लिया। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपने मिट्रल वॉल्व को इधर की ओर खींच लिया है ना, तो मिट्रल वॉल्व, भाई ये मिट्रल वॉल्व है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मिट्रल वॉल्व को खींचे जा रहे हो। ठीक है, नॉर्मली ये ऐसी थी, आपने मिट्रल वॉल्व को अपनी ओर खींच लिया, फिर आप और खींचते जा रहे हो, तो मिट्रल वॉल्व को बंद होने में अब दिक्कत होगी, है ना, मिट्रल वॉल्व को बंद होने में दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये है कि मिट्रल वॉल्व वुड नॉट बी एबल टू क्लोज प्रॉपरली, है ना, यानी और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पर्सन को मिट्रल रिगर्गिटेशन हो जाएगा एंड दिस इज सेकेंडरी मिट्रल रिगर्गिटेशन, क्योंकि डायरेक्टली मिट्रल वॉल के डिफेक्ट के कारण नहीं हो रहा है ना, इट इज सेकेंडरी टू दी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, राइट। सो दिस इज सेकेंडरी मिट्रल रिगर्गिटेशन और इसके कारण क्या होने लगेगा, LV से कुछ ब्लड हमेशा LA में जाने लगेगा और इसके कारण एक और मरमर सुनाई देता है यहाँ पे, जिसको हम लोग एपेक्स में सुनते हैं, जिसका नाम होता है पैनसिस्टोलिक मरमर, पैनसिस्टोलिक मरमर विच इज हर्ड एट द केसेस ऑफ एपेक्स। दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अगर मैंने एक और चीज़ बोली थी कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियल अगर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा, तो एट्रिया जो है वो स्ट्रेच और डायलेट कर जाएगा। नॉर्मली आपको पता है एट्रिया 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कार्डिक आउटपुट के लिए, पर इस केस में वेंट्रिकल की फिलिंग जो है एट्रिया का उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 40% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट्रिया भी स्ट्रेच और डायलेट हो रहा है ना, एट्रिया इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग, सो इट वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर ओवर इट वुड ऑल्सो कॉज द चांसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसके कारण पेशेंट को पैल्पिटेशंस के भी एपिसोड मिलेंगे एंड एट्रियल फिब्रिलेशन इज मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड अरीथमियाज। व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन, देखिए अगर किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है या वेंट्रिकुलर अरीथमियाज होते हैं तो पेशेंट माइट डाई वेरी क्विकली, दिस इज बीइंग स्टेटेड दैट द पेशेंट माइट डाई विद इन 4 मिनट्स। पर एट्रियल अगर उसको अरीथमिया हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमने देखा एट्रियल फिब्रिलेशन, राइट, तो पेशेंट वुड स्टिल सर्वाइव एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट इट इज मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड अरीथमियाज। ऐसा क्यों, क्योंकि एट्रिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है कार्डिक आउटपुट के लिए, है ना, वेंट्रिकल ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इफ यू हैव गॉट दिस दैट इज वेल एंड गुड। वन मोर थिंग, मैंने बोला था आपको कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रही है। देखो हाइपरट्रॉफी हो रही है तो नंबर ऑफ सेल्स जो है मायोकार्डियम की वो भी तो बढ़ेंगी, है ना। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, या सिंपल चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो मास बढ़ेगा, है ना, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ सो देयर वुड बी इंक्रीज इन द LV मास। LV मास बढ़ेगा तो इस बढ़े हुए मास की भी तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, पर हम इतना ऑक्सीजन डिमांड नहीं मीट कर पा रहे हैं, इसीलिए पेशेंट को एंजाइना भी होगा। पर मज़ेदार बात यह है कि ये एंजाइना बिना किसी कोरोनरी डिस्फंक्शन के हो रहा है। मतलब नॉर्मली एंजाइना के लिए कोरोनरी सर्कुलेशन का हैम्पर होना ज़रूरी है, कोरोनरी सर्कुलेशन में प्लैग हो जाए, एम्बुलाई हो जाए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी पेशेंट को एंजाइना हो रहा है क्योंकि माइक्रोवस्कुलर डिस्फंक्शन हो रहा है। ठीक है, सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, repeat it again and again and again and again so that you not need to learn the clinical features. Now talking about the clinical features quickly, देखिए 90 to 95% पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया, कैसे हो गया। पर ये 5% केसेस जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं और इन्हीं के कारण हमें पूरी डिसीज़ को स्टडी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये सडन कार्डिक डेथ कॉज कर सकता है, ये फिब्रिलेशंस कॉज कर सकता है, राइट। इट कुड इवन कॉज, अभी आपने देखा मिट्रल रिगर्गिटेशन भी हो रहा है इसके कारण। तो बहुत सारी चीज़ें इसके कारण हो रही हैं, इसलिए इस चीज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है। इवन इट कुड कॉज, आई टोल्ड यू, हार्ट फेलियर तो लास्ट में होना ही होना है। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, देखो डिस्निया, डिस्निया के अलावा 2 और चीज़ें होती हैं, ऑर्थोपनिया एंड PND। डिस्निया ऑन एन एक्सर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑर्थोपनिया, एज सुन एज अ पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। और PND का मतलब होता है पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल डिस्निया। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जब सोएगा तो 4 से 5 घंटे बाद
एक सीवियर रेस्पिरेटरी हंगर होगा जिसके कारण उसकी नींद एकदम से खुल जाएगी। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो इनके रिस्पेक्टिव सेशंस में हम सीखेंगे, ठीक है। बस अभी आप डिस्निया ऑन एक्सर्शन है, और मेनली ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था पहले, क्योंकि बनाना शिप की कैविटी हो गई, वॉल्यूम कम आएगा, है ना, तो डेफिनेटली डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा, सिनकोप होगा, एंजाइना होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, हमने देख लिया, पैल्पिटेशंस होंगे, और माइक्रोवस्कुलर डिस्फंक्शन के कारण पेशेंट को एंजाइना मिलेगा। ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, साइन सॉरी, अगर पेशेंट मेरे पास आए तो मुझे क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। आप पल्स देखो पेशेंट की, तो ये जो पल्स है वो आपको जर्की मिलेगी, राइट। व्हाट इज जर्की पल्स, दे यूज सो मेनी टर्म्स फॉर इट। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है, जर्की पल्स लिखा हो सकता है, पल्सेस बिस्फेरियंस लिखा हो सकता है, कई बार वो लिख के देगा 2 पीक्स इन सिस्टोल, राइट, कई बार वो लिख के देगा आपको रैपिड राइजिंग कैरोटिड पल्स, कई बार वो लिखेगा स्पाइक एंड डोम शेप्ड पल्स। क्या है इन शब्दों का मतलब, आपको इन शब्दों से घबराना नहीं है, चीज़ों को बस समझना है। देखिए हो क्या रहा है, अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली देखो, राइट, सो व्हाट यू कुड सी ओवर हियर, ग्रीन कलर से और पर्पल कलर से मैंने दो चीज़ें बनाई हैं। पर्पल कलर से मैंने एक नॉर्मल फिनोमेना बनाया जो हो रहा है। नॉर्मली होता क्या है, आप ये वाला जो फेज़ है ये सिस्टोल का फेज़ है, और ये वाला फेज़ जो है वो डायस्टोल का फेज़ है। तो नॉर्मली होता क्या है, देयर इज़ वन राइज इन द सिस्टोल, आपको दिख रहा है, जस्ट ट्रेस माई पेन, राइट, देयर इज़ वन हाइक इन द सिस्टोल, राइट, देयर इज़ वन राइज इन द सिस्टोल, फिर एक डाइक्रोटिक नॉच आता है और फिर डायस्टोलिक फेज़ आ जाता है। पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले मेरे को फास्ट राइज मिली ना, अगेन फोकस ऑन दिस हाईलाइटर, फास्ट राइज। वाई इज देयर फास्ट राइज, भाई कॉमन सेंस है, आपका मास भी तो बढ़ गया है वेंट्रिकल का, अगर वेंट्रिकल का मास बढ़ा है तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो जेनरेट करेंगे वो बहुत स्ट्रांग होगा, इसके कारण ब्लड एकदम से निकलने की कोशिश करेगा, राइट, सो दैट वुड कॉज द फास्ट राइज, राइट, दैट वुड कॉज द फास्ट राइज। लेकिन क्योंकि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड था, इसके कारण फास्ट फॉल भी देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वाई वी से दिस इज रैपिड राइजिंग कैरोटिड पल्स, है ना। फास्ट राइज क्यों मिला, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ा हुआ है, इसको आप फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से भी रिलेट कर सकते हो, एंड वी कुड हैव स्पाइक एंड डोम शेप अपीयरेंस, राइट। पल्स देख लिया आपने, पल्स देखने के बाद आपको मैंने बोला आपको एपाइकल इम्पल्स देखनी है, तो मज़ेदार बात, नॉर्मली आप एपाइकल इम्पल्स कहाँ पे देखते हो, आपने पढ़ा होगा, वी आर हेयरिंग इट इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन के 2.5 सेंटीमीटर मीडियली, यहाँ पे हमको एपेक्स बीट सुनाई देती है, एपाइकल इम्पल्स हम देखते हैं, पर इस पेशेंट में आपको 2 एपाइकल इम्पल्स दिखेंगी। क्यों दिख रही है, अगर इसका डायरेक्ट रीजन पूछे तो आप सिस्टोलिक एंटीरियर मूवमेंट ऑफ मिट्रल वॉल बोलोगे, पर इसका की रीजन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। की रीजन ये होता है क्योंकि वेंट्रिकल तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं ना, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक एपाइकल इम्पल्स अपन को मिल रही है, पर एट्रिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड दैट इज वाई वी माइट गेट डबल एपाइकल इम्पल्स। अब क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है तो वहीं पे नहीं रहेगी हमारी एपेक्स, लेटरल और लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज नैरो स्प्लिट ऑफ S2। देखिए S2 में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक A2 होता है और एक P2 होता है, वी नो दिस वेल, है ना, एक A2 है और एक P2 है। क्योंकि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड अब वेंट्रिकल में आ रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा। अगर लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा तो एओर्टिक वॉल्व को खुलने में ये उतना ज़्यादा समय लेगा, राइट। मतलब पहले अगर एओर्टिक वॉल्व इस टाइम पे खुल रही थी और पल्मोनरी वॉल्व इस टाइम पे खुल रही थी, पल्मोनरी वॉल्व तो अभी भी उसी दौरान खुल रही है, पर अब एओर्टिक वॉल्व को ज़्यादा टाइम लगने लगा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ नैरो स्प्लिट ऑफ S2 का एक नैरो स्प्लिट हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि एओर्टिक वॉल्व को इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसके पहले ही पल्मोनरी वॉल्व खुल जाती हैं, एंड दैट इज़ नोन एज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, है ना। देयर इज रिवर्स स्प्लिट ऑल्सो, P2 A2 सुनाई देगा, S3 सुनाई देती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फिलिंग इन द नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकल, ठीक है, नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकल में रिड्यूस्ड फिलिंग है, उसके कारण S3 भी सुनाई देगी। S4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई S4 इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेफ्ट एट्रिया की भी हाइपरट्रॉफी हुई है, मैंने बताया था लेफ्ट एट्रिया में भी आपका कुछ ना कुछ मास इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो अपने को S4 सुनाई देगा। बेसिकली एट्रियल कंट्रैक्शन के कारण आपको S4 सुनाई देता है ना, जब एट्रियल कंट्रैक्शन फोर्सफुल हो, ठीक है। JVP बिल्कुल नॉर्मल होगा। JVP क्या होता है, कैसे एसेस करते हैं, बस इतना भी आप याद रख लो कि JVP हमें राइट साइड की पैथोलॉजीज में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। यहाँ पे JVP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मर्मर 2 टाइप के थे, एक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर था, है ना, जो हमने लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुना, और एक आपका पैन सिस्टोलिक मर्मर था जो कि सेकेंडरी मिट्रल रिगर्गिटेशन के कारण मिला, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, एंड आई वुड से दैट दिस इज अ क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन, कि देखिए ज़्यादातर मर्मर्स जो कार्डियोलॉजी में आप सुनते हो, आई वुड रादर से दिस इज अ टेक होम पॉइंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस। कार्डियोलॉजी में जितने ज़्यादा जो भी मर्मर्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये जो मर्मर्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी वैल्सेल्वा, वेसोडाइलेटर्स या वीनोडाइलेटर्स, फॉर एग्जांपल आप एमाइल नाइट्राइट्स वगैरह अगर ले लो, इन सब चीज़ों के कारण मर्मर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। नॉर्मली जो भी मर्मर्स है कार्डियोलॉजी में जो हम सुनते हैं वो वैल्सेल्वा और वीनोडाइलेटर्स लेने पे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? जो रिस्पेक्टिव मर्मर हम जिस जगह पे पढ़ेंगे हम उस जगह उस चीज़ को सीख लेंगे। पर यहाँ पे मर्मर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इज रेयर, एंड दैट इज वाई यू नीड टू नो। वैल्सेल्वा और एमाइल नाइट्रेट में मर्मर की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो या तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लो, और अगर आपको नहीं लर्न करना सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल्सो कि क्यों मर्मर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब हम इसके लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे जल्दी से, डायनामिक ऑस्कल्टेशन। इसमें क्या होता है, देखिए हम इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। ये किस ग्रेडियंट की बात हो रही है? एलवी और एओर्टा में जो ग्रेडियंट बना हुआ है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोग्रेशन टू दी हार्ट फेलियर। अभी देखिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कैसे, देखते हैं। देखिए एक चीज़ होती है व्हाट वी कॉल एज प्री लोड, देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री लोड, देयर समथिंग कॉल्ड एज आफ्टर लोड, एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्री लोड, आफ्टर लोड एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। समझते हैं क्या है। एक नॉर्मल कंडीशन लो, जब किसी पेशेंट का प्री लोड कम हो गया, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का प्री लोड कम हो गया है ना, या पेशेंट मान लो डिहाइड्रेटेड है, बहुत समय से उसने अच्छे से मतलब ही इज़ नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड, सो प्री लोड कम हो, प्री लोड कम हुआ तो वीनस रिटर्न कम होगा हार्ट में। अगर वीनस रिटर्न कम होगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच वुड बी एंटरिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विच विल ऑल्सो रिड्यूस, है ना, इवेंचुअली लेफ्ट वेंट्रिकल को जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड मिलेगा वो कम होगा। अब एक चीज़ समझो आप, क्या हो रहा है भाई, ये मेरी लीफलेट है ना, ये मेरी एओर्टिक वॉल्व की लीफलेट है। अब अगर वॉल्यूम एक कंडीशन में मान लो इतना वॉल्यूम है, ठीक है, दिस इज माई एलवी, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज देयर, राइट, अज्यूमिंग दिस वॉल्यूम टू बी 50 ml। ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं, जब वॉल्यूम थोड़ा सा 60 ml हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर प्री लोड कम हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे 60 से 50 में, तो प्री लोड कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो एलवी में होगा वो कम होगा। वैल्व लीफलेट कम क्लोजर, वैल्व लीफलेट पास आ गई, क्योंकि उन लीफलेट को दूर रखने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड था वो अब कम है ना, तो वैल्व लीफलेट आपस में पास आ गई। देयर इज फर्दर नैरोइंग, ऑलरेडी ये चीज़ नैरोड थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी हो गई, पर इतना खून ही नहीं है कि वो उन लीफलेट्स को दूर दूर रख सके, तो ये लीफलेट पास पास होती हैं, चिपकी हुई होती है, जिसके कारण रास्ता जितना सकरा होगा मरमर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी जब इससे ब्लड निकलेगा। तो मरमर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जब आप प्री लोड को डिक्रीज करोगे। मैंने बोला है मरमर की इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है ना, ग्रेडियंट अगर बढ़ेगा तो मरमर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना जल्दी प्रोग्रेशन होगा हार्ट फेलियर में। जितना खतरनाक मरमर सुनाई दे रहा है मतलब उतना जल्दी प्रोग्रेस करेगी कंडीशन हार्ट फेलियर में। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि प्रीलोड कम रहे, एंड दैट इज व्हाई आई वुड एडवाइज दिस पेशेंट कि भाई स्टे हाइड्रेटेड, है ना। व्हाट इज माई एम कि भैया प्रीलोड बढ़ा के रखो, ठीक है। आफ्टर लोड की बात करते हैं। देखिए, इफ आफ्टर लोड इज डिक्रीज, अगेन आई एम टेकिंग अ कंडीशन, इसी में बनाते हैं इसको। देखिए, अब ये वेसल्स है एओर्टा, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एओर्टा। अब मैंने क्या बोला, अगर आफ्टर लोड को मैंने डिक्रीज कर दिया, आफ्टर लोड को डिक्रीज कर दिया मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम अभी मान लो इक्वली है ना, आफ्टर लोड को डिक्रीज कर दिया। आफ्टर लोड को डिक्रीज करने का मतलब ये हो, इस कंडीशन में आफ्टर लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, आफ्टर लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस कंडीशन में आपने आफ्टर लोड को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। आफ्टर लोड को रिड्यूस करने के लिए आप डायलेशन कर सकते हो, है ना, वेसल्स का। फॉर एग्जांपल इसको आप एमाइल नाइट्रेट के थ्रू या हैंड ग्रिप के थ्रू कर सकते हो। अब तुमने अगर आफ्टर लोड डिक्रीज कर दिया तो उसके कारण होगा क्या, ब्लड बहुत जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेगा एलवी से, और अगर ब्लड बहुत जल्दी जल्दी
निकलने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हाट इज रिटन। आफ्टर लोड अगर डिक्रीज किया, एग्रेसिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एम्प्टीज फ्रॉम एलवी, और फिर वही कंडीशन आ गई कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में खून ही कम बचा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में खून ही कम बचेगा तो फिर से ये लीफलेट एकदम पास पास आ जाएंगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आफ्टर लोड थोड़ा मेंटेन्ड रहे इस पेशेंट में, है ना, आफ्टर लोड स्लाइटली मेंटेन्ड रहे, एंड दैट इज वाई माई एम इज टू इंक्रीज द आफ्टर लोड ऑल्सो। वेल एंड गुड। फिर अब बात करते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की। देखो, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा मिट्रल वॉल्व अंदर की ओर सक इन होगी, जितना ज़्यादा मिट्रल वॉल्व अंदर की ओर सक इन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हम कभी भी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस पेशेंट में आइनोट्रॉप्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, और डिजॉक्सिन विच इज़ द गॉड ऑफ द कार्डियोलॉजी, राइट, आप इसको मोस्ट ऑफ बहुत सारी कार्डिक केसेस में यूज़ करते हो डिजॉक्सिन को, पर यहाँ पे आप डिजॉक्सिन को नहीं यूज़ करोगे। इट इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएगा जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये डायनेमिक ऑस्कल्टेशन वाला पार्ट हो गया। फटाफट से हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एज यूजुअल ईसीजी। देखिए 4 वर्ड्स आप याद कर लो, पूरी कार्डियो में बार बार आएंगे। ईसीजी, इको करा सकते हो आप पेशेंट का, आप डॉपलर करा लेना, यू कैन गो फॉर एक्सरेज एंड यू कैन गो फॉर जेनेटिक टेस्ट इन दिस कंडीशन। ये हर जगह नहीं होगा क्योंकि ये आपको पता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है इसमें। ठीक है, तो ईसीजी की बात करूँ तो मेरे को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की फाइंडिंग मिलेगी, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हुआ, V1S V5R more than equal to 35 मिलीमीटर, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मिलीमीटर। व्हाट वी मीन बाय दिस लाइन, ध्यान से सुनिए। जब ईसीजी की स्ट्रिप आपको मिलेगी तो उसमें 12 लीड्स होती हैं, आपको पता है। आपको केवल LVH अगर डायग्नोज करना है तो V1 देख लेना, ये प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स होती हैं, और या तो आप V5 या V6 देख सकते हो। सबसे पहले आप V1 देखोगे, यहाँ पे देखो ये V1 दिख रहा है, ये V1 है, ये V1 है, राइट, आई एम मेकिंग सर्कल्स दैट, ये V1 दिख रहा है। कैन यू सी द V1, यू कुड सी दिस V1 ऑल्सो, ये सारे V1 है। अब अगर तुम V1 को ध्यान से देखो, है ना, V1 को ध्यान से देखो, तो V1 में तुमको S वेव देखना है। ECG की बात करूँ तो ये P वेव होती है, ये Q वेव होती है, ये R वेव होती है, ये S वेव होती है, एंड दिस इज T वेव एंड अगेन। सो दिस इज दी S वेव, P Q R S T, तो ये S वेव है, तुमको S वेव देखनी है। एस वेव तुमको बहुत डीप से मिलेंगी, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एस वेव डीप से मिल रही है। ठीक है, तो एस वेव आप गिन लो कि कितने डब्बों में आ रही है ना। देखिए क्या होता है, ये जो ईसीजी होती है उसमें लार्ज बॉक्सेस होते हैं और स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, और ये एक लार्ज बॉक्स 5 mm का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बस काउंट करना है कि कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में एक लार्ज बॉक्स, एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपरली, कितने लार्ज बॉक्सेस आए, एक लार्ज बॉक्स, दूसरा लार्ज, तीसरा लार्ज, चौथा लार्ज, 4 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। 4 लार्ज बॉक्सेस का मतलब कितना हो गया, 20 मिलीमीटर्स हो गया। ठीक है, मैंने बोला इसको आप ऐड कर दो V5 की R वेव के साथ। V5 पे चलते हैं। V5 हमें कौन सी V5 हमें ये दिख रही है, राइट, वी कुड सी दिस V5। सो व्हाट वील डू अगेन, नाउ आई एम सर्कलिंग दिस इज V5, दिस इज V5। अब देखो ये बहुत ऊपर तक जा रही है, ये बहुत ऊपर तक जा रही है ना, ये बहुत ऊपर तक जा रही है। आपको आर वेव देखनी है इसमें, तो डब्बे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस तक जा रही है ना। यानी कितना, 5 × 7 दैट इज 35। 35 यहीं पे हो गया अकेले। हम दोनों को जोड़ करके बोल रहे थे कि 35 के ज़्यादा होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ईसीजी में हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ईसीजी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए जल्दी से हम इको की बात करें। इको गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना। इसमें आप लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्री वॉल थिकनेस अगर मेजर करोगे सो दैट वुड बी मोर देन 15 मिलीमीटर्स, राइट, दैट वुड बी मोर देन 15 मिलीमीटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डॉपलर करेंगे। डॉपलर इज नथिंग बट कलर्ड वर्जन होता है इसी का, आप देख सकते हो कुछ कलर्ड वर्जन हमने कर दिया है। तो डॉपलर में हमें जो साइन मिलता है, याद कर लें आप इसको, द साइन इज डैगर साइन, द कैरेक्टरिस्टिक साइन दैट यू गेट इज डैगर साइन, लेट पीकिंग डैगर साइन। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं डॉपलर में। एक और टेक्निक होती है डायग्नोसिस की, दैट इज नोन एज कार्डिक कैथेटराइजेशन। ये एक इन्वेजिव मेथड है ना, दिस इज एन इन्वेजिव मेथड। एंड यहाँ पे हमको कुछ साइंस मिलते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्क्वायर रूट साइन, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्सरेस कराओगे तो CT रेशियो हो सकता है बढ़ा हुआ मिल जाए थोड़ा, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है, और जेनेटिक टेस्ट भी करा सकते हो। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट राइट द नेम्स ऑफ ईच ऑफ देम एंड नो हाउ टू रीड ECG एंड हाउ टू नोट दैट देयर इज LVH। नाउ आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, वेरी सिंपल टेक्निक। देखिए इस पेशेंट में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट।
So why ever the patient of this disease dies, right? So the cause of death in this case is increased heart rate. कभी भी इस पेशेंट ने अगर कुछ ज़्यादा काम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, कुछ कर लिया है ना, एकदम से वर्कलोड बढ़ा दिया, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो इस्चीमिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड उस रेट में मेट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होंगे और भी चीज़ें होने लगेगी, जिसके कारण सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। मतलब हार्ट रेट का बढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सडन कार्डिक डेथ में, है ना। तो अब हमारा एम क्या होगा कि हम हार्ट रेट को रिड्यूस कर दें, और इसीलिए हम इस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं। प्रोपेनालोल प्रेफर्ड है, 2 मिलीग्राम पर केजी के रेट में आप इसको देते हो, ठीक है। ये प्रोपेनालोल क्या क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को कम करेगा, हार्ट रेट को तो कम करेगा, ये ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा, डायस्टोलिक फिलिंग को बढ़ा देगा। अब मान लो अगर पेशेंट को COPD था, अस्थमा वगैरह था, विच इज़ वेरी कॉमन, राइट, दे मे गिव यू इन अ केस स्टडी कि एन अस्थमेटिक पेशेंट, और फिर ये पूरी इसकी हिस्ट्री दे दो और फिर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, तो यू वोंट बी गिविंग बीटा ब्लॉकर इन दिस केस। नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे जैसे विरापेमिल एंड डिल्टियाज़िम, ठीक है। आप अरिथमियाज भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी दोगे, डाईआइसोपायरामाइड आप दोगे, है ना। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये QT प्रोलॉन्गेशन कर लेता है, तो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग डाईआइसोपायरामाइड दे सकते हो। इसके अलावा अगर मेडिकल मैनेजमेंट से चीज़ें नहीं सही हो तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली जो बढ़ा हुआ सेप्टम है उसको आपको एब्लेट करना पड़ेगा। इट इज़ एन ओपन हार्ट सर्जरी, अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन बोलते हैं इसको, या फिर आप उसको कट कर सकते हो, जो सेप्टम बढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं सेप्टल मायोमेक्टमी, राइट, सेप्टल मायोमेक्टमी, ठीक है। और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर भी दे सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये क्या करता है, ICD क्या करता है, अगर कोई भी ऐसी रिदम जेनरेट हुई जो नॉर्मल नहीं है ना, एबनॉर्मल रिदम अगर जेनरेट हुई तो ये DC शॉक दे करके उसको तुरंत ब्लॉक कर देगा, राइट। सो वी कुड यूज़ दिस ऑल्सो इफ़ यू हैव गॉट दीज थिंग्स, दैट वेल एंड गुड। आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बीटा ब्लॉकर्स का रोल समझना था, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जल्दी से देखो। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, COPD है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी एरिथमिक ड्रग क्लास 1 डाईआइसोपायरामाइड, सर्जिकल मैनेजमेंट बता दिया, एब्लेशन कर सकते हैं, है ना, और बायोमेक्टमी कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द केस अगेन एंड यूड आंसर इट योरसेल्फ। तो केसेस क्या हैं जल्दी से देखिए अपन, वही चीज़ है। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दिस अनदर केस, आई पुट दैट ऑल्सो, इसको रीड करते हैं। Mr. this 28-year-old cultivator, smoker, non-diabetic, non-hypertensive, presented with shortness of breath, dyspnea है, palpitation है, chest pain यानी angina है। देखो तीनों चीज़ें आ गई। On moderate to severe exertion and relief by rest for the last, ठीक है, 2 months. The pain is central, compressive in nature. पेन लोकलाइज कर दिया इन्होंने, है ना। एंड लिखा है कि देयर इज नो रेडिएशन ऑफ द पेन। भाई डिस्निया ये सारी चीज़ आपको MI में भी मिल सकती है ना, पर वहाँ पे रेडिएशन होगा पेन का। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डिजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्टाइगो, कॉफ, PND, ऑर्थोपनिया। मतलब अभी केवल डिस्निया है, PND, ऑर्थोपनिया ये सारी चीज़ें नहीं है। हिज बावल एंड ब्लैडर्स आर नॉर्मल, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रोमैटिक फीवर और इलनेस। वन ऑफ हिज ब्रदर्स सडनली डायड। देखो जब ये चीज़ ऐसे लिख देना कि कोई फैमिली हिस्ट्री अगर दे दे, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई ना कोई पहले पास में कोई इंसिडेंस हुआ है, तो ज़्यादातर आपका दिमाग किसकी ओर जाना चाहिए कि भैया ये जेनेटिक डिसीज़ हो सकता है। पल्स की बात करो, देखो पल्स दी हुई है, लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पे कि कैरोटिड पल्स जर्की है, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग दैट यू नीड टू लर्न दोज वर्ड्स, राइट। जर्की पल्स होगी, JVP नॉर्मल है, BP दिया हुआ है, इंस्पेक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, पर मिल सकती है ना। आपका लेटरली डिस्प्लेस हो सकती है आपकी एपाइकल इम्पल्स। पैल्पेशन में एपेक्स बीट देखो लिखी दिया है, लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस दिस सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, ये आपको खुद लिखना है। सिस्टोलिक थ्रिल आपको दिख सकती है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में आपको फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है, फोर्थ हार्ट साउंड प्रेजेंट है, जो मैंने बताया था एट्रियल कंट्रैक्शन के कारण होगा। हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, इंक्रीजिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वाल्साल्वा मैन्यूवर एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग स्क्वाटिंग और सस्टेन्ड हैंड ग्रिप, ठीक है। देयर मे बी पैनसिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स ड्यू टू मिट्रल रिगर्गिटेशन। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दीज केसेस, दीज बोथ आर द केसेस ऑफ